सो गुड इवनिंग। आज हम स्टार्ट करेंगे 11th क्लास रिलेशन चैप्टर एक्सरसाइज नंबर 1.1 और 1.2 के लिए जो भी इंट्रोडक्शन है वो आज हम स्टार्ट करेंगे। अगर आपको सेट का आपने बेसिक नहीं पढ़ा है या सेट के टाइप्स नहीं पढ़ी हैं, उसकी एग्जांपल्स नहीं पढ़ी हैं, तो आप इससे पहले वाली वीडियो को पहले पूरा देख लें, फिर उसके बाद ये वीडियो देखें, आपको आसानी होगी। ठीक है, तो कल हमने पढ़ा था सेट क्या होता है। ठीक है, कल हमने सेट्स के बारे में पढ़ा था, सेट क्या होता है, उसकी टाइप्स पढ़ी थी। तो टाइप्स में पहली टाइप आती थी रोस्टर फॉर्म और दूसरी जो टाइप थी वो आती थी सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, यह कल हमने पढ़ा था, पिछली वाली वीडियो में आप इसे चेक कर सकते हो। और उसके बाद हम आज पढ़ेंगे इसी के बेसिस पे एनसीईआरटी की एक्सरसाइज नंबर 1.1 पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर आप एनसीईआरटी बुक का पहला क्वेश्चन देखेंगे तो पहले बुक में है कि विच उसमें टोटल 9 पार्ट्स हैं। पहले क्वेश्चन में पहला पार्ट जो है वो ये कहता है कि द collection of all months of a year beginning with letter J। ठीक है, तो ये जो उन्होंने दी हुई है रोस्टर फॉर्म, ये आपको बतानी है कि क्या ये कलेक्शन जो है जो सेट है या नहीं है। ठीक है, तो अगर हम देखें तो इसमें बोला गया है कि आपको उन महीनों को इकट्ठे करना है, आपने उन मंथ्स को कलेक्ट करना है साल के जो कि जे लेटर से स्टार्ट होते हैं। तो अगर आप फर्स्ट मंथ देखें तो फर्स्ट मंथ होता है जनवरी, ये जे से स्टार्ट होता है तो ये आएगा। फरवरी नहीं आएगा, मार्च नहीं आएगा, अप्रैल नहीं आएगा, मई नहीं आएगा, जून आएगा क्योंकि जून भी जे से स्टार्ट होता है, जुलाई भी आएगा, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर कोई नहीं है, ये 3 ही आएंगे। ठीक है, तो क्या ये वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट हैं। जनवरी फिर से रिपीट नहीं हुआ, जून फिर से रिपीट नहीं हुआ, जुलाई फिर से रिपीट नहीं हुआ, तो ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे के सारे डिस्टिंक्ट हैं। और क्या ये वेल डिफाइंड भी हैं? हाँ जी, जो मेरे लिए जनवरी है, जो लेटर जे से कौन सा स्टार्ट होता है, मैं बोल रहा हूँ कि जनवरी जून जुलाई, तो सभी यही बोलेंगे, कोई किसी के लिए अलग थोड़ी ना हो जाएगा। ये पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करेंगे, इसलिए ये वेल डिफाइंड भी है, डिस्टिंक्ट भी है, इसलिए ये जो कलेक्शन है ये क्या होगी, हमारी सेट होगी। तो फर्स्ट पार्ट जो बोला है ये हमारा सेट होगा। ठीक है, सेकंड पार्ट में बोला हुआ है कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। ठीक है, सेकंड पार्ट जो है ये हालांकि मैंने कल भी बताया था आपको, इसमें था कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये देखिए कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। अगर आप ये इसमें देखेंगे, ये पर्सन टू पर्सन ये कलेक्शन वेरी हो सकती है, क्योंकि इसमें क्या लिखा गया है, इसमें लिखा गया है 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स। ठीक है, किसके बारे में लिखा गया है, 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स के बारे में लिखा गया है। तो हो सकता है वो पर्सन टू पर्सन चेंज करेगा, हो सकता है जो मेरे नज़रिए में 10 मोस्ट टैलेंटेड हैं वो किसी और की नज़रिए में 10 मोस्ट टैलेंटेड ना हो। ठीक है, तो ये जो कलेक्शन है ये पर्सन टू पर्सन वेरी करेगी, इसलिए ये जो कलेक्शन होगी ये सेट नहीं होगी। सो दिस कलेक्शन इज़ नॉट ए सेट, सो इट इज़ नॉट ए सेट। इसके लिए आप क्या रीज़न लिखोगे, बिकॉज द मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स 10 most talented writers of India may vary from person to person, so this collection is not well defined, and for the reason of this is not a set. Okay, now move on to third part, और third part में लिखा है टीम of 11 best cricketer batsmen of the world। जो third part है वो क्या है देखते हैं। थर्ड है कि a team of 11 best क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। अच्छा, तो फिर से किसकी बात होगी, बेस्ट की, फिर से किसकी बात होगी, बेस्ट। और जो बेस्ट है ये भी पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। ठीक है, कोई भी चीज़ बेस्ट हो वो पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकती है। अभी किसी को राजमा पसंद है, किसी को नहीं है। ठीक है, किसी को घूमना पसंद है, किसी को घूमना पसंद नहीं है। ठीक है, किसी को फास्ट फूड पसंद होता है, किसी को नहीं होता। तो जो बेस्ट होता है वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। अब यहाँ पे जो कलेक्शन है वो टीम है किसकी, 11 क्रिकेट बैट्समैन की, तो बेस्ट लेने हैं। अब मेरी नज़रिए में जो बेस्ट होंगे वो मे बी दूसरे की नज़रिए में बेस्ट ना हो, तो ये कलेक्शन भी जो है ये पर्टिकुलरली क्या होगी, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करेगी। अगर ये भी पर्सन टू पर्सन वेरी कर रही है तो ये कलेक्शन भी हमारी वेल डिफाइंड नहीं है, जिस कारण से ये जो होगा ये भी सेट नहीं होगा। सो इट इज़ ऑल्सो नॉट ए
सेट। ठीक है, क्यों? बिकॉज द टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेटर बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड इज नॉट a well defined collection. That's why this particular collection is not a set. Okay, now move on to fourth part. The fourth part is the collection of all boys in your class. The collection of all boys in your class. Now see, is this a well defined collection? Is this a distinct collection? सबसे पहले हम डिस्टिंक्ट के बारे में देखते हैं। ठीक है, अब आपके क्लास में कोई रमन पढ़ता है तो क्या दूसरा रमन पढ़ेगा? पढ़ सकता है, पढ़ सकता है ना। क्या वो एग्जैक्टली वही रमन होगा जो पहले वाला रमन था? एग्जैक्टली तो नहीं होगा ना, है ना। अभी एग्जैक्टली नहीं हो सकता। अगर सपोज करो आप जैसे हो, आपकी कोई कार्बन कॉपी होगा, कार्बन कॉपी हो सकता है लेकिन सेम टू सेम आप जैसा कोई नहीं हो सकता। ठीक है, तो आपकी क्लास में जो भी लड़के पढ़ते होंगे वो यूनिक होंगे, वो सारे के सारे डिस्टिंक्ट होंगे। तो सेट की पहली बात तो ये मानता है कि ये डिस्टिंक्ट कलेक्शन तो है। क्या ये वेल डिफाइंड है? वेल डिफाइंड का मतलब होता है कि जो पर्सन टू पर्सन वेरी ना करे। हाल ये मैं बता चुका हूँ कल, आपको कल वाली वीडियो में काफ़ी अच्छे से बताया था। ठीक है, तो वेल डिफाइंड का मतलब होता है जो पर्सन टू पर्सन वेरी ना करे। ठीक है, तो जो आपकी क्लास के लड़के हैं वो सभी के नज़रिए में सेम ही होंगे ना। ठीक है ना, अगर मैं बोलूँ कि मेरी क्लास में 3 ही लड़के पढ़ते हैं कोई, ठीक है, राम, शाम और मोहम्मद, ये 3 पढ़ते हैं। ठीक है, तो वो 11th क्लास में पढ़ते हैं, तो क्या वो सभी, अगर कोई और 11th क्लास में आएगा तो उनको वही मिलेंगे, राम शाह मोहम्मद ही मिलेंगे 11th क्लास में, या कोई और भी मिलेगा? कोई और नहीं मिलेगा। अगर राम शाह मोहम्मद पढ़ते हैं तो सभी को पता है 11th क्लास में राम शाह मोहम्मद ही पढ़ते हैं। तो ये कलेक्शन जो होगी, कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर, मतलब कि जो आपकी क्लास के लड़के हैं वो सभी के नज़रिए में आप ही की क्लास के होंगे। मतलब कि वो कलेक्शन जो है वो पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करेगी, और वो कलेक्शन जो होगी वो डिस्टिंक्ट भी होगी। ठीक है, वो कलेक्शन जो होगी वो डिस्टिंक्ट भी होगी। क्यों डिस्टिंक्ट होगी? क्योंकि कोई भी, सारे पर्सन अपने आप में यूनिक होते हैं। कार्बन कॉपीज हो सकती हैं लेकिन एग्जैक्ट वैसा नहीं हो सकता, तो इसलिए वो डिस्टिंक्ट होंगे सारे लड़के, और साथ में वो कलेक्शन वेल डिफाइंड होगी। इस वजह से ये जो कलेक्शन है ये क्या होगी? आपकी सेट होगी। ठीक है, अब देखिए अगला, इसके अगले जो पार्ट है उसमें बोला हुआ है कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100। अब बताइए मुझे 100 से छोटे जो नेचुरल नंबर्स होंगे वो कौन से होंगे? 100 से छोटे जो नेचुरल नंबर्स होंगे वो 1 से लेके 99 तक होंगे, सबको पता है। ठीक है, 100 से छोटे नेचुरल नंबर्स कौन से होंगे? वो होंगे 1 2 3 सो ऑन टू कहाँ तक होंगे? 99 तक। ये सबके लिए यही होंगे, या मेरे लिए ये 1 से लेके 99 तक, और आपके लिए वह कुछ और है? कुछ और हो ही नहीं सकते ना। नेचुरल नंबर तो होते हैं 1 से आगे जितने भी नंबर्स आते हैं, 2 3 4 5 6 7 8, ये सारे क्या होते हैं? नेचुरल नंबर होते हैं। 100 से छोटा नेचुरल नंबर क्या? 99 ही होगा। तो सबके लिए ये एक सेम ही रहेंगे। पर्सन टू पर्सन ये कलेक्शन जो है वो वेरी नहीं करेगी, इसलिए ये वेल डिफाइंड है, वेल डिफाइंड है, और साथ में डिस्टिंक्ट तो है ही। नेचुरल नंबर जो होते हैं वो डिस्टिंक्ट होते हैं, हमने कल भी पढ़ा था प्रीवियस वीडियो में। ठीक है, इस कारण से ये वेल डिफाइंड में डिस्टिंक्ट भी है, देयरफॉर ये कलेक्शन भी क्या हो जाएगी? ये कलेक्शन भी हमारी सेट हो जाएगी। अगले क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद, मतलब कि जो मुंशी प्रेमचंद जी ने नॉवेल्स लिखे हैं, अगर उनकी आप कलेक्शन करो क्या वो सेट होगी? देखिए मुंशी प्रेमचंद ने जो नॉवेल्स लिखे होंगे वो यूनिक होंगे। ठीक है, यूनिक होंगे मतलब कि वो मुंशी प्रेमचंद के ही हैं। सबको पता है कि अगर मुंशी प्रेमचंद ने कोई, अगर जस्ट सपोज कीजिए कि मुंशी प्रेमचंद ने अगर 5 नॉवेल्स लिखे हैं, तो अगर जो मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में पढ़ेगा उसको यही पता लगेगा कि नहीं उसने 5 लिखे हैं, 5 लिखे हैं, 5 लिखे हैं। अगर आप एग्जैक्ट सोर्स से पढ़ रहे हो तो अगर मुंशी प्रेमचंद ने 5 नॉवेल्स लिखे हैं तो इसका मतलब जो भी मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में पढ़ेगा उन सबको यही पता चलेगा कि उन्होंने 5 ही नॉवेल्स लिखे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो कलेक्शन है ये पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करेगी। और नॉवेल्स वो ऐसे तो है ही नहीं कि एक नॉवेल लिखा फिर दूसरी बार भी वही सेम नॉवेल लिख देंगे, तो सेम नॉवल तो फिर से नहीं लिखेंगे ना वो। अगर एक नॉवल लिखा तो नेक्स्ट टाइम जब नॉवल लिखेंगे तो वो उससे अलग होगा। तो इसका मतलब ये कलेक्शन डिस्टिंक्ट भी होगी और वेल डिफाइंड भी होगी। इस कारण से ये जो कलेक्शन होगी ये हमारी क्या होगी? सेट होगी। ठीक है, अगला जो हमारे पास पार्ट है वो है कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। ये प्रीवियस वीडियो में मैं बता चुका हूँ, इवन इंटीजर्स जो होते हैं वो डिस्टिंक्ट भी होते हैं, वेल डिफाइंड भी होते हैं, क्योंकि इवन इंटीजर्स की जो डेफिनेशन है वो यूनिवर्सल है, वो पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करती, और साथ में वो इवन इंटीजर्स रिपीट नहीं होते, यूनिक होते हैं, डिस्टिंक्ट होते हैं। इस कारण से ये जो कलेक्शन होगी ये भी क्या होगी? सेट होगी। अगला पार्ट जो है वो है कलेक्शंस ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। अगर आपने सेट चैप्टर पढ़ते हो, ठीक है, आप कौन सा चैप्टर पढ़ते हो? सेट का चैप्टर पढ़ रहे हो, जैसे अभी पढ़ रहे हो। ठीक है, अगर सपोज करो सेट चैप्टर में 100 क्वेश्चन हैं, ठीक है, तो कोई और दूसरा बंदा आएगा तो उसको भी सेट चैप्टर में 100 ही क्वेश्चंस दिखेंगे, वो क्वेश्चंस रिपीट
रिपीट भी नहीं होंगे, क्योंकि मैक्सिमम टाइम से क्वेश्चन रिपीट नहीं होते। और जब जहाँ पे हमें थोड़ा सा डाउट लगे तो हम हमेशा वही केस कंसीडर करते हैं जिसमें मैक्सिमलिटी और मैक्सिमम टाइम में चैप्टर के क्वेश्चन जो होते हैं वो रिपीट नहीं होते। और ये जो कलेक्शन होगी क्वेश्चन की ये वेल डिफाइंड होगी, क्योंकि अगर कोई सेम बुक से सेम चैप्टर पढ़ेगा तो उसको सेम ही क्वेश्चन दिखेंगे और साथ में सारे क्वेश्चन डिस्टिंक्ट ही दिखेंगे। इसलिए ये पर्सन टू पर्सन वेरी, ऐसा नहीं है कि मैं एनसीईआरटी से अगर सेट चैप्टर कर रहा हूँ तो मुझे क्वेश्चन कुछ और दिखेंगे, आप एनसीईआरटी से करोगे तो आपको क्वेश्चन कुछ और दिखेंगे, ठीक है। तो वो पर्सन टू पर्सन जो है वो आपकी कलेक्शन चेंज नहीं होगी, वेरी नहीं करेगी, इसका मतलब वेल डिफाइन है। और क्वेश्चंस मैक्सिमम टाइम ये होता है कि रिपीट नहीं होते, तो इसलिए ये डिस्टिंक्ट भी है। इस कारण से ये जो कलेक्शन होगी ये हमारी कलेक्शन क्या होगी, सेट होगी। अगला है कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स इन द वर्ल्ड, ठीक है। तो किसकी कलेक्शन ले रहे हैं हम, कलेक्शन ले रहे हो आप मोस्ट डेंजरस एनिमल्स इन द वर्ल्ड, ठीक है। तो मोस्ट डेंजरस एनिमल्स की हम कलेक्शन ले रहे हैं। तो मोस्ट डेंजरस एनिमल्स देखो, अगर आप देखो तो मोस्ट डेंजरस एनिमल्स से भी पर्सन टू पर्सन वेरी करता है या नहीं करता है, ऑब्वियस है करेगा ही। क्योंकि अगर मुझे सांप से डर लगता है तो आप में से बहुत सारे ऐसे होंगे जिनको सांपों से डर नहीं लगता, ठीक है। आप में से बहुत सारे ऐसे होंगे जिनको कॉकरोच से डर लगता है, तो मैं ऐसा हूँ मुझे कॉकरोच से डर नहीं लगता, ठीक है। तो जो एनिमल्स की डेंजरस मतलब कि एनिमल्स का जो डेंजरस फैक्टर है ये भी पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा, ठीक है। कुछों के लिए मेरे डेंजरस एनिमल्स कुछों के लिए डेंजरस नहीं होंगे, और आपके कुछ डेंजरस एनिमल्स ऐसे हो सकते हैं जो मेरे लिए डेंजरस नहीं होंगे, किसी थर्ड पर्सन के लिए डेंजरस नहीं होंगे। तो ये जो डेंजरस फैक्टर होता है एनिमल्स का, ये भी क्या होगा, पर्सन टू पर्सन वेरी होगा। और जब भी कोई कलेक्शन पर्सन टू पर्सन वेरी कर जाती है, पर्सन टू पर्सन चेंज होती रहती है, तो ऐसी कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं, वो वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं होगी। और जब भी वेल डिफाइंड कोई कलेक्शन ना हो तो उसको हम सेट बोलते ही नहीं है। एंड दैट ड्यू टू दिस रीजन दिस पर्टिकुलर कलेक्शन इज नॉट ए सेट, सो इट इज नॉट ए सेट, ठीक है। अब हम चलेंगे सेकंड क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले कल मैंने कुछ बताया था आपको कि अगर कोई हम सेट लेते हैं उसके अंदर एलिमेंट किसी सेट में बिलोंग करते हैं या नहीं करते हैं, बिलोंग का क्या साइन होता है और डज नॉट बिलोंग्स का क्या साइन होता है, ये कल वाली वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से समझाया था। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और पीछे वाली वीडियो नहीं देख रहे हो तो आपको हो सकता है कि कुछ चीज़ों की समझ ना आए। इससे बेहतर है कि पहले आप पीछे वाली वीडियो को पूरा देखें, पूरा उसको समझें, फिर उसके बाद इस वीडियो को देखेंगे तो आपको थोड़ी हेल्प मिलेगी, ठीक है। कल मैंने बताया था कि अगर मेरे पास कोई सेट होता है तो अगर उसमें कोई एलिमेंट है और एलिमेंट उस सेट में बिलोंग कर रहा है तो उसके लिए क्या लिखते हैं। अगर कोई एलिमेंट देखिए, जैसे कि सेकंड क्वेश्चन में बोला हुआ है कि हमारे पास सेट क्या है 1 से लेके 6 तक है, ठीक है। तो पहला पार्ट जो है वो मुझे क्या बोल रहा है 5-A। तो देखिए 5 जो है वो A में है, ऑब्वियस है 5 इज इन द A, तो 5 बिलोंग कर रहा है A में, और बिलोंग का साइन होता है इस तरीके का, ये कल बताया था, प्रीवियस वीडियो में बताया था मैंने। सेकंड है 8A में है, मिल रहा है 8, नहीं मिल रहा तो 8 बिलोंग नहीं कर रहा, तो नहीं करने का मतलब डज नॉट बिलोंग्स टू का साइन इस तरीके का होता है। थर्ड पार्ट जो है उसमें क्या लिखा हुआ है 0-A, तो 0 है A में, 0 भी नहीं है तो इसका मतलब ये भी बिलोंग नहीं कर रहा। फोर्थ में है 4-A, 4 है तो है के लिए क्या होता है बिलोंग करने के लिए 4 बिलोंग्स टू इस तरीके का आएगा। फिफ्थ पार्ट में है 2-A, 2 बिलोंग कर रहा है, हाँ जी कर रहा है तो 2 बिलोंग्स टू A हो जाएगा। 10-A, 10 कर रहा है नहीं होगा तो डज नॉट बिलोंग्स का साइन आ जाएगा, ठीक है। तो ये सेकंड क्वेश्चन था जो कि सिंपल था, इतना मुश्किल नहीं था, कुछ भी नहीं था ये, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन में ना आपको कुछ सेट बिल्डर फॉर्म्स दी हुई हैं, आपको रोस्टर फॉर्म्स निकालनी है, ठीक है। कुछ सेट बिल्डर फॉर्म दी हुई हैं, आपको रोस्टर फॉर्म निकालनी है। तो पहला पार्ट देखिए, पहले पार्ट में आपको क्या जो है सेट बिल्डर फॉर्म दिया वो इस तरीके की दिया है। सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है, प्रीवियस वीडियो में फिर से कह रहा हूँ, समझाया प्रीवियस वीडियो पहले देख लीजिए। उसमें क्या लिखा होगा कि x सच दैट x इज एन इंटीजर, x क्या है इंटीजर है, और x कैसा इंटीजर है जो 1 से बड़ा है लेकिन 7 से छोटा है, ठीक है। कैसा इंटीजर है, ए सेट में कैसे एलिमेंट आते हैं, ए सेट में इंटीजर्स आते हैं। कौन से इंटीजर आते हैं सर, जो 1 से बड़े हैं और 7 से छोटे हैं। तो रोस्टर फॉर्म में लिखना है इसको। तो रोस्टर फॉर्म जो होती है वो भी कल बताया था मैंने आपको पिछली वीडियो में। रोस्टर फॉर्म होती है जिसमें एलिमेंट्स को हम चुन चुन कर लिखते हैं। तो मुझे बताइए 1 और 7 के बीच कौन से इंटीजर होते हैं। सर पहला 2 होता है, फिर
3 होता है, फिर 4 होता है, फिर 5 होता है, फिर क्या होता है 6। तो ये क्या आ गई आपकी, ये आपकी आ गई रोस्टर फॉर्म। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन की, फर्स्ट पार्ट की। अब आपके पास सेकंड पार्ट है कि x आपके पास नेचुरल नंबर है जो कि लेस देन है 6। तो सेकंड पार्ट में आपके पास b दिया हुआ है, और b क्या दिया है कि x इज ए नेचुरल नंबर जो कि लेस है किससे, 6 से। ठीक है, तो रोस्टर फॉर्म बताइए इसकी, मतलब कि नंबर लिस्ट करने हैं इसके। तो नेचुरल नंबर बताइए जो 6 से छोटे हैं, 1 2 3 4 5। तो ये रोस्टर फॉर्म आ गई। ठीक है, यही होते हैं 6 से छोटे नंबर्स नेचुरल, 1 2 3 और 4 और 5। अच्छा, अब हम देखेंगे थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट है कि हमारे पास सेट है x सच दैट x क्या है मेरे पास, x मेरे पास 2 डिजिट नंबर है सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8। x मेरे पास क्या है, 2 डिजिट नंबर है, लेकिन कैसा 2 डिजिट नंबर है, सच दैट सम ऑफ, अगर उनके डिजिट्स को मैं सम करूं तो मुझे क्या आंसर मिलेगा, 8 मिलेगा। मुझे क्या मिलेगा, 8 मिलेगा। तो देखिए इसके एलिमेंट लिखने हैं, x क्या है, 2 डिजिट नंबर है, लेकिन कौन से 2 डिजिट नंबर हैं वो, जिनका सम क्या आता है, 8 आता है। अच्छा मुझे बताइए पहला 2 डिजिट नंबर क्या है, 10 है। 10 के अगर डिजिट्स को मैं प्लस करूं तो क्या आएगा, 1 + 0 जो कि क्या होगा 0। तो ये 8 नहीं आ रहा। तो पहला 2 डिजिट नंबर कौन सा होगा जिसके डिजिट्स को प्लस करके मुझे 8 मिले, तो वो सर आप बोल सकते हो 17। सबसे छोटा क्या आएगा, 17। उसके बाद क्या आएगा, 26, फिर क्या आएगा 35, फिर क्या आएगा 44, फिर क्या आएगा 53, फिर क्या आएगा 62, फिर क्या आएगा 71, फिर क्या आएगा 80। और कोई होगा, नो सर। तो ये हमारे पास क्या होंगे, ये वो 2 डिजिट नंबर्स हैं ये वो 2 डिजिट नंबर्स हैं जिनके डिजिट्स को प्लस करने से हमारे पास सम क्या आ रहा है, 8 आ रहा है। वही बोल रहा था ना कि आपको 2 डिजिट नंबर चाहिए जिनके डिजिट्स को सम करने पे मुझे क्या मिले, 8 मिले। तो देखिए 17 है, इसके डिजिट्स को प्लस करूंगा तो क्या मिलेगा, 8 मिलेगा। 26 है, इसके डिजिट को प्लस करूंगा तो क्या मिलेगा, 8 मिलेगा। इनके डिजिट्स को प्लस करूंगा तो क्या मिलेगा, 8 मिलेगा। इनके डिजिट्स को प्लस करूंगा तो क्या मिलेगा, 8 मिलेगा। इनके डिजिट्स को प्लस करूंगा तो क्या मिलेगा, 8 मिलेगा। इनके फिर से 8 मिलेगा, इनके 8 मिलेगा, इनके 8 मिलेगा। तो ये वो 2 डिजिट नंबर्स हैं जिनके डिजिट्स को प्लस करने पे मुझे क्या मिल रहा है, 8 मिल रहा है। तो ये वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो ये जो इन सभी लिस्ट कर दी एलिमेंट्स, तो ये जो सेट होगा, ये कौन सा सेट होगा हमारे पास, रोस्टर फॉर्म होगी इस सेट बिल्डर फॉर्म की। ठीक है, तो अब हम देखेंगे फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट में देखिए हमारे पास क्या है, डी है, एक्स है सच दैट एक्स मेरे पास क्या है, प्राइम नंबर है जो कि डिवाइजर है किसका, 60 का। देखिए प्राइम नंबर लिखने हैं हमने जो कि 60 को डिवाइड कर देते हैं। तो सबसे पहला प्राइम नंबर होता है 2, तो 2 60 को डिवाइड करता है। फिर कौन होता है 3 भी करता है। फिर कौन होता है 5 भी करता है। फिर कौन होता है 7 नहीं करता। फिर 11 नहीं करता, 13 नहीं करता, 15 नहीं आएगा। 13 के बाद कौन होगा 17 18, फिर कोई नहीं करता 60 को डिवाइड, कोई नहीं करता। ठीक है, 2 3 और 5 भी करेंगे। ठीक है, तो यही प्राइम नंबर्स हैं जो कि 60 को डिवाइड करते हैं, और कोई भी प्राइम नंबर ऐसा नहीं मिलेगा जो आपको 60 के डिवाइड करेंगे। तो ये इसकी रोस्टर फॉर्म होगी। ठीक है, प्राइम नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर आई थिंक आप सबको पता होगा। प्राइम नंबर वो होते हैं जिसके फैक्टर कौन हो, फैक्टर ऑफ नंबर इज ओनली द नंबर इटसेल्फ, इज ओनली द नंबर इटसेल्फ एक्सेप्ट 1। ठीक है, 1 को छोड़ के अगर उस नंबर को सिर्फ वही नंबर डिवाइड कर सकता है तो उसको क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर बोलते हैं। 2 को छोड़ 2 है
तो 2 1 को छोड़ के 2 को कौन डिवाइड कर सकता है? 2 ही कर सकता है, तो दिस इज ए प्राइम नंबर। 3 है, 1 को छोड़ के 3 को कौन डिवाइड कर सकता है? 3 ही कर सकता है, तो दिस इज ऑल्सो ए प्राइम नंबर। 5 है, तो 5 में 1 को छोड़ के 5 को कौन डिवाइड कर सकता है? सिर्फ 5 ही कर सकता है, तो दिस इज ऑल्सो ए प्राइम नंबर। तो हमने वो प्राइम नंबर लिखने थे जो 60 को डिवाइड करते हैं, तो 60 को डिवाइड करने वाले प्राइम नंबर यही हैं। तो उन नंबर्स की मैंने लिस्ट कर दी। तो जब एलिमेंट्स लिस्टेड फॉर्म में हो तो उसको रोस्टर फॉर्म बोलते हैं। और जब एलिमेंट्स की कॉमन प्रॉपर्टी लिखी हो, इन सभी एलिमेंट्स की क्या कॉमन प्रॉपर्टी है कि ये सारे के सारे प्राइम डिवाइजर हैं किसके? 60 के। तो इसलिए जो इसमें प्रॉपर्टी लिखी जाती है वो सेट बिल्डर फॉर्म होती है, और जिसमें उसी प्रॉपर्टी से हम एलिमेंट्स को लिस्ट कर देते हैं, जैसे यहाँ की उसको क्या बोलते हैं? रोस्टर फॉर्म। तो ये इसकी क्या आ गई? ये इसकी रोस्टर फॉर्म आ गई। ठीक है, अब हम देखेंगे, ये हमारे पास फोर्थ पार्ट था, अब हम देखेंगे फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट देखिए, फिफ्थ पार्ट में ई द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। ई है और इसमें लिखा गया है, ई कैसा है मेरे पास? ये सेट है ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड, कौन सा वर्ड है? ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो मतलब कि उसने बोला है कि इस ट्रिग्नोमेट्री वर्ड में जितने भी लेटर्स हैं उनको लिखना है। ठीक है, तो जब आप लेटर्स की लिस्ट कर दोगे तो वो रोस्टर फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, तो लिखते हैं, पहला लेटर क्या है? टी, दूसरा लेटर क्या है? और दूसरा क्या है? आई, जी, एन, ओ, एम, ई, टी, आर, वाई। ये इसकी रोस्टर फॉर्म होगी, ये इसकी रोस्टर फॉर्म। देखिए, रोस्टर फॉर्म होने से पहले आपको चाहिए कि वो सेट हो। क्या ये सेट है? ये सेट ही नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें सेट की डेफिनेशन होती है कि वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट। यहाँ पे डिस्टिंक्ट है, देखिए यहाँ पे टी था, फिर से क्या आ गया? टी। डिस्टिंक्ट थोड़ी रिपीट हो गए, रिपीट नहीं होने चाहिए सेट में। और कौन रिपीट हो रहा है? और बस टी और आर रिपीट हो रहे हैं, इसको मतलब टी और आर को मिटाना पड़ेगा। टी और आर को क्या करना पड़ेगा? मिटाना पड़ेगा। तो जब आप टी और आर को मिटा दोगे तो जो सेट बनेगा, अब ये जो है ये सेट है, और इसकी को बोलेंगे रोस्टर फॉर्म ऑफ द अबव सेट बिल्डर फॉर्म। तो ये रोस्टर फॉर्म है इसकी। ठीक है, अब हम देखेंगे द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर। फिर से वही है, लेकिन इस वक्त ट्रिग्नोमेट्री की जगह कौन आ चुका है? वर्ड बेटर आ चुका है। तो आपको पता चल गया है कि हम वर्ड्स को रिपीट नहीं करते, क्योंकि अगर वर्ड्स रिपीट कर दे तो वो डिस्टिंक्ट नहीं रहते और वो सेट ही नहीं बनता। तो इसकी रोस्टर फॉर्म क्या होगी? इसमें क्या लिखना है? वर्ड्स, लेटर्स लिखने हैं बेटर वर्ड से। तो पहला लेटर क्या आएगा? बी, फिर ई, फिर टी, फिर से टी, ये रिपीट नहीं करेंगे, फिर से ये रिपीट नहीं करेंगे, फिर आर। तो ये जो होगी ये इसकी क्या होगी? रोस्टर फॉर्म होगी। ठीक है, तो अब हम फोर्थ क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। देखिए, अभी हमने सेट बिल्डर फॉर्म्स लिए और सेट बिल्डर फॉर्म को हमने रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट किया। अब फोर्थ क्वेश्चन में क्या है कि आपको रोस्टर फॉर्म दी होगी और आपने उसको सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो फोर्थ क्वेश्चन में जो पहली रोस्टर फॉर्म है वो कैसी है आपकी? वो दी है 3, 6, 9 और साथ में 12। ठीक है, ये दिया हुआ है। तो मैंने अगर प्रीवियस वीडियो देखी होगी तो आपको सेट बिल्डर फॉर्म के बारे में पता होगा कि सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है। ये मेरे पास रोस्टर फॉर्म दी हुई है। ये क्या दी हुई है? रोस्टर फॉर्म। मुझे क्या लिखनी है इसकी? सेट बिल्डर फॉर्म। देखिए 3, 6, 9, 12 है, तो इसकी सेट बिल्डर फॉर्म क्या आएगी? तो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको सेट बिल्डर फॉर्म बहुत अच्छे से बताया था। सेट बिल्डर फॉर्म में हमने एलिमेंट्स देखने होते हैं और उन एलिमेंट्स को देख के देखना है कि ये सारे एलिमेंट्स कौन सी कॉमन प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं। तो देखो कौन सी कॉमन प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहे हैं। 3, 6, 9, 12 ये नंबर देख के ही आपको ऐसा लग रहा है ये जाने पहचाने नंबर है। ठीक है, 3, 6, 9, 12 ये किसके टेबल में आते हैं? नंबर 3 के टेबल में आते हैं। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। तो यार तो कॉमन प्रॉपर्टी मिल गई ना हमें कि ये वो वाले नंबर हैं जो 3 के टेबल में आते हैं। किसके टेबल में आते हैं? 3 के टेबल में आते हैं। तो हम क्या लिखेंगे? हम इसको लिख सकते हैं कि, और कैसे लिखते थे? तरीका क्या होता था? हम सभी एलिमेंट्स को बोलते थे x सच दैट के बाद हम लिखते थे उसकी कॉमन प्रॉपर्टी। तो ये x क्या है? ये x है मल्टीपल ऑफ 3 का। x इज ए मल्टीपल ऑफ 3। x इज ए मल्टीपल ऑफ 3। लेकिन आप बोलोगे सर मल्टीपल ऑफ 3 तो फिर 15 आएगा।
आएगा। अब बोलोगे मल्टीपल ऑफ 3 तो सर 18 भी होगा, वो भी आएगा, 24 भी आएगा, लेकिन यहाँ तो 12 तक है। तो हाँ, उसके लिए हम कुछ लिखेंगे ना, हम लिखेंगे कि x तो मल्टीपल है 3 का, लेकिन x जो होगा वो हमेशा किससे छोटा होगा, 15 से छोटा होगा। आप बोलोगे सर 15 से छोटा 14 होता है, तो 14 भी तो आ सकेगा फिर, लेकिन आप देखो ना मैंने लिखा गया x मल्टीपल है 3 का, तो अगर x मल्टीपल होगा 3 का तो x मतलब x3 भी होगा, 6 भी होगा, 9 भी होगा, 12 भी होगा, 12 के बाद क्या आएगा 15, लेकिन मैंने क्या बोल दिया 15 से छोटा, तो 15 से छोटा मल्टीपल 3 का कौन होता है 12, तो इधर तक आ गया 12। तो इसका मतलब इसके लिए कॉमन प्रॉपर्टी ये सेट बिल्डर इसकी फॉर्म होगी। ठीक है, ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे के सारे मेरे पास मल्टीपल है 3 के, लेकिन x जो है वो मल्टीपल 3 का कब तक होगा, जब तक वो 15 से छोटा रहेगा, 15 से छोटा जाने के वो 12 तक रहेगा। ठीक है, अगर हालांकि कई बच्चे यहाँ पे इसको 13 लिख देंगे तो वो भी लिख सकते हैं, लेकिन वो सेंस नहीं बनाएगा, क्योंकि x 13 से छोटा, x तो 3 का मल्टीपल है, तो इसलिए 15 जो होगा वो बेटर रहेगा। 15 से छोटा 3 का मल्टीपल 12 होता है, तो 12 तक ही जाना है, इसलिए हमने x को 15 से छोटा रखा। तो ये इसकी सेट बिल्डर फॉर्म होगी। सेट बिल्डर फॉर्म कुछ नहीं होती, सेट बिल्डर फॉर्म होती है जब आप एलिमेंट्स को देख के उसकी कॉमन प्रॉपर्टी लिखते हो। मैंने एलिमेंट्स देखे और 3, 6, 9, 12 मुझे देख के पता चल गया जी कि 3 के मल्टीपल है, तो मैंने लिख दिया x इज मल्टीपल ऑफ 3, लेकिन लिमिटेड 3 के मल्टीपल से 12 तक है, 15 पे नहीं गया, तो मैंने बोल दिया 15 से क्या होंगे, छोटे होंगे। ठीक है, मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है मेरे पास, रोस्टर फॉर्म दी हुई है 2, 4, 8, 16 एंड 32। तो 2 को लिख सकते हैं हम 2 की पावर 1, 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2, 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3, 16 को लिख सकते हैं 2 की पावर 4 और 32 को लिख सकते हैं 2 की पावर 5। तो अगर आप ध्यान से देखो, इसमें जो है 2 फिक्स रह रहा है, लेकिन 1, 2, 3, 4, 5 चेंज हो रहा है। तो इसका मतलब ये सारे एलिमेंट 2 n की टाइप के हैं, और n जो है वो 5 तक गया है। n कहाँ तक गया है, 5 तक, यानी कि आप बोल सकते हो कि n मेरे नेचुरल नंबर हैं, एंड जो n है वो मेरे पीछे 6 से छोटे होंगे। किससे छोटे होंगे, 6 से छोटे होंगे, क्योंकि 6 से छोटे मतलब क्या होगा 1, 2, 3, 4, 5। इसका मतलब ये सारे के सारे एलिमेंट किस फॉर्म में लिखे गए हैं, 2 पावर n, 2 पावर n, 2 पावर n, 2 पावर n, 2 पावर n। लेकिन ये n जो है ये क्या है, नेचुरल नंबर, तो 1, 2, 3, 4, 5 नेचुरल नंबर, और आगे 6 नहीं आएगा, क्योंकि इसके लिए मैंने लिख दिया कि ये 6 से छोटे होंगे। तो मुझे प्रॉपर्टी मिल गई ना कि ये सारे नंबर, अगर ये सारे नंबर x होंगे तो ये x कैसे लिखे गए हैं, 2 की पावर n टाइप के, और यहाँ पे जो n है वो क्या होगा, नेचुरल नंबर होगा, और जो n है वो किससे छोटे होंगे, 6 से छोटे होंगे। तो ये मेरे पास सेट बिल्डर फॉर्म आ गई। ये क्या आ गई, सेट बिल्डर फॉर्म, कि इसके अंदर ऐसे x लिखे जाते हैं जो x 2 की पावर n से डिफाइन है, और n जो है वो नेचुरल नंबर है, और n जो होगा वो 6 से छोटा होगा। देखिए मैंने कल भी बताया था कि जो सेट बिल्डर फॉर्म की प्रॉपर्टी होती है, जब आप एलिमेंट्स को देखते हो तो एलिमेंट्स को देखने से जो आपको प्रॉपर्टी मिलती है वो यूनिक नहीं होती, वो मल्टीपल प्रॉपर्टीज हो सकती हैं। अगर मेरे माइंड में x इक्वल टू 2n आया तो आपके माइंड में कुछ और भी हो सकता है, लेकिन कोई भी प्रॉपर्टी लिखो आप, लेकिन वो प्रॉपर्टी इस रोस्टर फॉर्म के एलिमेंट्स को सेटिस्फाई करनी चाहिए। ठीक है, तो ये सारे के सारे एलिमेंट 2 की पावर n टाइप में है, तो इसलिए बोल दिया कि सारे एलिमेंट x इक्वल टू 2n फॉर्म के हैं, और n जो है वो नेचुरल नंबर है, और नेचुरल नंबर 6 से छोटा है, क्योंकि 5 तक आया हुआ है। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगले क्वेश्चन में है मेरे पास 5, 25, 125 और 625। 5, 25, 125 और साथ में 625। ये रोस्टर फॉर्म है, क्योंकि एलिमेंट्स इसमें लिस्टेड हैं, तो रोस्टर फॉर्म है। आपने सेट बिल्डर फॉर्म लिखनी है। सेट बिल्डर फॉर्म मैंने आपको पहले भी बताया था, सेट बिल्डर फॉर्म होती है जिसमें हम क्या करते हैं, एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी लिखते हैं। तो देखिए इसमें एलिमेंट क्या है, 5 है, 25 है, 125 है, और क्या है 625। तो बताइए 5 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 5 की पावर 1, ठीक है। 25 को ऐसे लिख सकता हूँ 5 की पावर 2, ठीक है। 125 को ऐसे लिख सकता हूँ 5 की पावर 3, ठीक है। और 625 को ऐसे लिख सकता हूँ 5 की पावर 4। तो ये तो पहले की तरह बन गया ना, जैसे वो 2 की पावर n था, ये क्या बन रहा है 5 की पावर n बन रहा है, ठीक है। तो ये कैसा एलिमेंट है 5 की पावर n, और इसमें जो n है वो फिर से क्या आ रहे हैं, फिर से नेचुरल नंबर आ रहे हैं, फिर से क्या आ रहे हैं नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर पिछली बार 5 तक आए थे, यहाँ इस बार कहाँ तक आए हैं 4 तक, तो यानी कि 5 से छोटे आए हैं, तो आप लिख दोगे n लेस देन कहाँ से होंगे 5 से छोटे। तो इसकी जो सेट बिल्डर फॉर्म होगी वो कैसे लिखेंगे, हम कैसे लिखते थे सेट बिल्डर फॉर्म, सारे एलिमेंट्स को x बोलते थे, सच दैट जे x कैसा है, जे x सर 5 की पावर n जैसा है, 5 की पावर n जैसा है, और जो n है वो नेचुरल नंबर है, और नेचुरल n जो है वो 4 तक गया है, यानी कि 5 से छोटा है,
n जो है वो किससे छोटा है, 5 से छोटा है। तो ये इसकी क्या बन गई, सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, हमने एलिमेंट्स देखा, एलिमेंट्स की ये प्रॉपर्टी क्रैक की कि ये सारे एलिमेंट 5 की पावर n टाइप में लिखे गए हैं। तो वही लिख दिया कि x, इस ये सारे एलिमेंट x हैं, लेकिन x कैसे हैं, ये 5 की पावर n टाइप के। और जो n क्या है, n आपका देखो क्या है 1 2 3 4, और 1 2 3 4 कैसे क्या होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं। तो वही लिख दिया कि n मेरे पास नेचुरल नंबर है, लेकिन नेचुरल नंबर तो बहुत सारे होते हैं, 4 5 6 7 8 खत्म होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं। ठीक है, तो लेकिन यहाँ तक ये सिर्फ 4 तक है, तो इसके लिए भी कुछ लिखना पड़ेगा ना। तो इसके लिए क्या लिखा कि जो नेचुरल नंबर है वो 5 से छोटे ही होंगे, 5 से छोटे यानी कि सिर्फ 4 तक होंगे। ठीक है, तो ये इसकी क्या आ गई, सेट बिल्डर फॉर्म। ये नेक्स्ट क्वेश्चन था। अभी हम बढ़े चलेंगे आगे क्वेश्चन में। अगला पार्ट देखें आप, अगले पार्ट में लिखा हुआ है 2 4 6 सो ऑन, ये लिखा हुआ है। ये बताइए क्या है, ये कल बताया था मैंने, ये कौन से नंबर है, ये तो छोटा बच्चा देख के बता देगा ना कि ये कैसे नंबर है। ये नंबर इवन है, कौन से नंबर हैं, ये इवन नेचुरल नंबर्स हैं। तो बस प्रॉपर्टी खत्म, आप लिखोगे ये सारे x हैं सच दैट x क्या है, ये इवन नेचुरल नंबर्स हैं। और ये नेचुरल नंबर्स खत्म नहीं हो रहे, तो आप सिर्फ इधर तक ही छोड़ोगे, ये x है, x क्या है, इवन नेचुरल नंबर। और इवन नेचुरल नंबर कैसे होते हैं, 2 4 6 सो ऑन, तो इसलिए ये लिख देंगे 2 4 6 सो ऑन। ठीक है, अब हम लिखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, 1 4 9 सो ऑन टू 100, इसकी सेट बिल्डर फॉर्म देखिए। देखिए 1 को उन्होंने कैसे लिखा है, 1 का स्क्वायर, 4 को कैसे लिखा है, 2 का स्क्वायर, 9 को कैसे लिखा है, 3 का स्क्वायर। ठीक है, और वैसे वैसे चलते चलते वो 100 तक गए हैं, और 100 को कैसे लिखा है, 10 का स्क्वायर। ठीक है, अब मुझे बताएं ये कैसे एलिमेंट है। ये देखिए ये चेंज हो रहा है, 1 2 3 कहाँ तक गया है, 10 तक गया है। तो इसका मतलब ये जो चेंज हो रहा है उसको n बोलिए, और n के ऊपर पावर जो है 2 2 2 और 2, ये चेंज नहीं हो रही, तो ये कैसे लिखा जाएगा, n की पावर 2। और जो n है, n क्या है 1 2 3 10 तक, तो n पहले तो बात हो, ये नेचुरल नंबर है, और कहाँ तक गया है नेचुरल नंबर, 10 तक गया, यानी कि 11 से क्या होंगे, छोटे ही होंगे। तो ये इसकी सेट बिल्डर फॉर्म मिल गई। तो जो सेट बिल्डर फॉर्म होगी वो कैसे होगी, जो सारे एलिमेंट x हैं सच दैट ये सारे x किस तरीके के लिखे गए हैं, n की पावर 2 करके, और n की पावर 2, और जो n है ये नेचुरल नंबर है, और साथ में जो n है ये 11 से छोटा होगा, क्योंकि सिर्फ 10 तक ही n है, 10 के आगे नहीं है। तो नेचुरल नंबर जो 11 से छोटे होंगे वो 10 तक ही आते हैं, इसलिए हमने बोल दिया कि n जो होगा लेस देन 11। हालांकि आप ऐसे भी लिख सकते हो n लेस देन इक्वल्स टू 10। जब आप n लेस देन इक्वल्स टू 10 लिख दोगे ना, तो इसमें इक्वल्स टू आ जाता है। इक्वल्स टू का मतलब कि n इक्वल्स टू 10 आ सकता है, इसलिए फिर लेस देन के नीचे अगर इक्वल्स टू डाल देते हो तो फिर 11 की जगह 10 लिख दोगे, क्योंकि इक्वल्स टू है, इक्वल्स टू का मतलब 10 आ सकता है, तो 10 आया भी हुआ है, इसलिए हम फिर उधर 10 लिख देंगे। अगर आप इक्वल्स टू नहीं डालोगे तो फिर 11 ही रहेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। उसके बाद हमारे पास 5th क्वेश्चन है, जिसमें हमें सेट बिल्डर फॉर्म दी हुई है, और हमने उसकी रोस्टर फॉर्म लिखनी है। यहाँ पे हमें रोस्टर फॉर्म दी थी, हमने सेट बिल्डर फॉर्म लिखी है। अब इस अगले क्वेश्चन में उल्टा है, हमें सेट बिल्डर फॉर्म दिया, हमने रोस्टर फॉर्म लिखनी है। तो देखिए पहली सेट बिल्डर फॉर्म क्या दी हुई है। ठीक है, तो 5th क्वेश्चन में देखिए पहला सेट जो है वो मुझे दिया है x सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर। ये तो बच्चों वाला सवाल है। ठीक है, मुझे इसकी क्या लिखनी है, रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म का मतलब होता है कि एलिमेंटों को लिस्ट कर दो। x क्या है, एलिमेंट है, लेकिन कैसे एलिमेंट है, वो ऑड नेचुरल नंबर है। ऑड कैसे होते हैं, नेचुरल नंबर ऑड कैसे होते हैं, 1 3 5 7, कहीं लिमिट है, बोला हुआ कहीं रुकना है, नहीं बोला रुकने को, तो आप भी चलते रहो। ठीक है, तो इसका मतलब ये इसकी क्या होगी, रोस्टर फॉर्म, क्योंकि इसमें एलिमेंटों को लिस्ट कर दिया, इसलिए ये इसकी क्या होगी, रोस्टर फॉर्म। तो ये आपका पहला पार्ट खत्म हो गया। सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट में आपको दिया हुआ है x सच दैट x इज एन इंटीजर। x इंटीजर है, और x इंटीजर कैसा है, -1/2 से बड़ा है और 9/2 से छोटा है। ठीक है, 1/2 से बड़ा है, 9/2 से छोटा है। अब इसको देख के कंफ्यूज नहीं होना, इसको थोड़ा और सिंपल कर लो। x सच दैट x इज एन इंटीजर, -1/2 को अगर आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 0.5 -0.5 x। 9/2 को जब आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 4.5। अच्छा, x है क्या, x इंटीजर है। इंटीजर क्या होते हैं, इंटीजर क्या होते हैं, इंटीजर होते हैं जिसके अंदर सारे नेगेटिव आते हैं, 0 आता है और पॉजिटिव आते हैं। तो इंटीजर क्या होते हैं,
नेगेटिव, जीरो और पॉजिटिव, पॉइंट वाले नंबर नहीं आते इंटीजर्स में, ठीक है। तो मेरा जो x है, अगर आप x को देखो तो ये 0 होता है, ये -1 होता है, ये 1 होता है, ये 2 होता है, ये 3 होता है, ये 4 होता है, ये 5 होता है, ठीक है। x मेरा कहाँ से कहाँ के बीच में है, -0.5 और 4.5 के बीच में। तो ये -1 है तो 0.5 इधर मिलेगा आपको माइनस का, यहाँ पे आपको -0.5 मिलेगा। और किसकी बात कर रहा है, 4.5 की, तो ये 4 और 5, तो 4 और 5 के बीच में आपको कौन मिलेगा, 4.5। यानी कि इसके बीच में जितने भी नंबर होंगे ना, ये जो बोल्ड कर रहा हूं मैं, ये सारे के सारे नंबर्स x हैं, ये सारे के सारे नंबर x हैं, ठीक है। लेकिन इन सभी नंबर्स में पॉइंट वाले नंबर भी आते हैं, लेकिन उसने इसीलिए बोल दिया कि x जो होगा वो इंटीजर ही होगा। इंटीजर का मतलब पॉइंट वाले नंबर नहीं लेने हैं। तो -0.5 के बाद वो कौन सा नंबर है जो पॉइंट वाला नहीं है? आप बोलोगे सर 0 है, तो लिख दो ना 0। आप बोलोगे सर 1 है, तो लिख दो ना 1। 2 है और 3 है, और 4.5 से पीछे जो पॉइंट वाला नहीं है वो कौन है, 4, तो 4। तो ये इसकी रोस्टर फॉर्म होगी, ये इसकी क्या होगी, रोस्टर फॉर्म होगी, ठीक है। क्योंकि हमने पॉइंट वाले क्यों नहीं लिए, क्योंकि उसने इंटीजर बोला था और इंटीजर में पॉइंट वाले नहीं आते, इसलिए हमने पॉइंट वाले लेने नहीं है। 4.5 से उसने बोला था छोटे, तो 4.5 से छोटा नंबर जो पॉइंट वाला नहीं है वो कौन है, 4, यानी कि इंटीजर कौन है, 4। और 0.5 से उसने बोला बड़ा इंटीजर, 0.5 से बड़ा इंटीजर कौन है, 0। तो 0 से लेके 4 तक जो होंगे वो क्या होंगे, रोस्टर फॉर्म्स होंगी, ठीक है, वो रोस्टर फॉर्म होगी। तो ये हमें सेट बिल्डर फॉर्म दी थी और ये हमने इसकी रोस्टर फॉर्म लिख दी, ठीक। ये बी क्वेश्चन था। उसके बाद देखिए हमारे पास थर्ड पार्ट है सी। देखिए थर्ड पार्ट में क्या है, थर्ड पार्ट है x सच दैट x मेरे पास इंटीजर है और साथ में जो x स्क्वायर है वो लेस देन इक्वल्स टू 4 है। इसकी क्या लिखनी है मुझे, रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म एलिमेंट लिखने हैं। x इंटीजर है, x मेरा जो है वो 4 के इक्वल हो सकता है या 4 के छोटा हो सकता है। अगर मैं x को -2 लूं, x को क्या लूं, -2, तो -2 का स्क्वायर करूं तो क्या आएगा, -2 का स्क्वायर क्या आएगा, 4, और इक्वल टू 4 ले सकते हैं इसलिए तो -2 आएगा, ठीक है। अगर -1 लूं तो -1 का स्क्वायर क्या आएगा, 1, और जो 4 से छोटा होता है 1, इसलिए 1 भी आएगा, ठीक है, -1 भी आएगा, सॉरी, ठीक है। और अगर मैं 0 लूं तो 0 का स्क्वायर क्या होता है, 0 का स्क्वायर फिर से 0 आता है, तो 0 इज ऑल्सो लेस देन 4, तो 0 भी आएगा। वैसे ही फिर मैं 1 लूं तो 1 का स्क्वायर क्या आएगा, 1, तो 1 इज ऑल्सो लेस देन 4, तो 1 भी आएगा। फिर से मैं 2 लूं तो 2 का स्क्वायर क्या आएगा, 4, तो इक्वल्स टू 4 ले सकते हैं इसलिए 2 भी आएगा। अब आप बोलोगे सर -3 लो, ठीक है, -3 ले लेते हैं, तो -3 का स्क्वायर लूंगा तो वो क्या आएगा, 9 तो 4 से बड़ा हो गया, ये नहीं ले सकते। आप बोलोगे अच्छा सर फिर 3 लो, तो 3 का स्क्वायर भी तो 9 ही है, वो नहीं ले सकते। आप बोलोगे सर -4 लो, -4 आ रहे फिर से 16 ही आएगा, तो वो फिर से नंबर तो 4 से बड़ा हो जाएगा। तो ये चीजें नहीं आएगी, मतलब कि सिर्फ 2, 1, -2, 1 और -1 और 0 नंबर ही ऐसे हैं जिनके स्केयरिंग पे हमें हमेशा नंबर 4 मिलता है या 4 से छोटा मिलता है। इन नंबर्स को छोड़ के और कोई भी नंबर का अगर स्केयर करोगे तो आपको 4 से वो बड़ा ही मिलेगा, इसलिए वो 4 से बड़ा मिलेगा तो वो सेट बिल्डर की प्रॉपर्टी को वायलेट कर देगा, इसलिए वो हम नहीं लेंगे। तो यही एलिमेंट जो हैं जो इस प्रॉपर्टी को मानते हैं, तो इसलिए ये इसकी क्या होगी, रोस्टर फॉर्म होगी, ठीक है। अब हम देखेंगे इसका डी पार्ट। जल्दी जल्दी देखिए, आज क्लास काफ़ी लंबी हो चुकी है। मैं सोच रहा था आपको 1.2 की इंट्रोडक्शन भी करवा दूं, लेकिन 1.1 नहीं ख़त्म कर पाएंगे। अगली वीडियो में हम इंट्रोडक्शन करेंगे 1.2 की और 1.2 एक्सरसाइज करेंगे। तो देखिए डी पार्ट क्या है, डी पार्ट है मेरे पास एक्स जो है वो लेटर है। एक्स क्या है, लेटर, किसका लेटर है, लॉयल वर्ड का, लॉयल वर्ड का, ठीक है, लॉयल वर्ड, लॉयल, LOYAL। तो इसमें बताइए कौन से लेटर्स आएंगे, L आएगा, O आएगा, Y आएगा, A आएगा और फिर से L आएगा, लेकिन L तो पहले लिख दिया ना, रिपीट नहीं करते, तो सिर्फ यही आएगा। तो ये इसकी रोस्टर फॉर्म हो जाएगी, ठीक है। अब हम करेंगे ई पार्ट। ई पार्ट क्या है मेरे पास, X इज ए मंथ इन ए ईयर हैविंग 31 डेज। तो मेरे पास X है, X कौन सा मंथ है, हैविंग 31 डेज। तो बताइए कौन से महीने होते हैं जिनके 31 दिन होते हैं, जनवरी होता है, फरवरी नहीं होता, मार्च होता है, होता है, अप्रैल होता है, नहीं होता, मई होता है, जून नहीं होता, जुलाई होता है, अगस्त भी होता है, सितंबर नहीं होता, अक्टूबर होता है, नवंबर नहीं होता, दिसंबर होता है।
तो ये सारे वो महीने हैं जो कि 31 डेज के होते हैं। तो ये सारे महीनों को मैंने लिस्ट कर दिया है। तो जब भी एलिमेंट्स लिस्टेड फॉर्म में हो तो उसको रोस्टर फॉर्म बोलते हैं। तो इसकी क्या होगी, रोस्टर फॉर्म होगी। ठीक है, अब हम करेंगे एफ पार्ट। एफ पार्ट क्या है, एक्स है, सच दैट एक्स कांस्टेंट है इंग्लिश अल्फाबेट विच प्रोसीड्स के। एक्स इज ए कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट है जो प्रोसीड करता है, किसको प्रोसीड करता है, के को। ठीक है, देखिए कॉन्सोनेंट, जब भी आप इंग्लिश अल्फाबेट पढ़ते हो ना, तो इंग्लिश अल्फाबेट में एक तो होते हैं कॉन्सोनेंट्स, एक होते हैं वॉवल्स। वॉवल्स कौन होते हैं, ए ई आई ओ और यू। इनको छोड़ के बाकी जितने भी होते हैं उन सबको क्या बोलते हैं, कॉन्सोनेंट्स बोलते हैं। तो क्या बोलता है, मुझे कॉन्सोनेंट ही लिखने हैं, मतलब कि वॉवल्स नहीं लिखने हैं, मुझे कॉन्सोनेंट लिखने हैं। कौन से कॉन्सोनेंट लिखने हैं, जो के पीछे पीछे हैं, जो के क्या है, पीछे पीछे। तो मुझे बताओ के से पीछे कौन आता है, ए आता है। आप बोलोगे हाँ सर आता है। तो क्या हम ए लिखेंगे, क्या हम ए लिखेंगे, हम ए नहीं लिखेंगे। क्यों, क्योंकि उसने कॉन्सोनेंट बोला है, और ए क्या होता है, वॉवल, इसलिए हम कॉन्सोनेंट लिखेंगे, वॉवल नहीं लिखेंगे। तो ए नहीं लिखेंगे, बी लिखेंगे, बी कॉन्सोनेंट है, बी लिख दीजिए। सी लिखेंगे, ऑब्वियस सर, बिकॉज इट इज ऑल्सो कॉन्सोनेंट। डी इट इज ऑल्सो कॉन्सोनेंट। ई हम इसको नहीं लिखेंगे बिकॉज ई इज ए वॉवल। एफ लिख देंगे, कॉन्सोनेंट है। जी लिख देंगे, कॉन्सोनेंट है। एच लिख देंगे, कॉन्सोनेंट है। आई नहीं लिखेंगे क्योंकि वॉवल है। जे लिखेंगे, कॉन्सोनेंट है। के नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि उसने बोला है के से पीछे, तो के से पीछे देता क्यों होता है, इसलिए यहाँ पे स्टॉप हो जाएंगे। और ये इसकी क्या होगी, रोस्टर फॉर्म। अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास। ठीक है, तो देखिए 1 2 3 6 दिया हुआ उसने, और मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चन है ये। तो कहता है कि मैच द फॉलोइंग टाइप में ही इसकी सेट बिल्डर फॉर्म कहीं दी हुई है। तो इसकी सेट बिल्डर फॉर्म होगी आपकी, एक्स नेचुरल नंबर होगा जो डिवाइजर है 6 का, है ना। ये देखो, ये सारे एक्स हैं, और एक्स क्या है, ये सारे के सारे नेचुरल नंबर हैं, और ये सारे डिवाइजर हैं 6 के। डिवाइजर ऑफ 6 का मतलब होता है कि जो 6 को डिवाइड करते हैं। तो ये सारे करते हैं 6 को डिवाइड। पहले भी देखो, ये एक्स नेचुरल नंबर है, हाँ सर। ये डिवाइजर है 6 के। 1 करता है 6 को डिवाइड, ऑब्वियस करता है। 2 करता है, 3 करता है, 6 करता है। तो इसका मतलब ये इसकी रोस्टर फॉर्म है, तो ये इसके साथ मैच होगा। ठीक है, सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट आपके पास है सिर्फ 2 3। तो इसकी सेट बिल्डर को उन्होंने सेट बिल्डर फॉर्म लिखी हुई है, तो ये किस सेट बिल्डर फॉर्म के साथ मैच होगा, ये मैच होगा आपका एक्स इज ए प्राइम नंबर। ये प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर मैंने आपको बताया, प्राइम नंबर वो होते हैं जो 1 को छोड़ के सिर्फ अपने साथ ही डिवाइड होते हैं। तो 2 है, ये 1 को छोड़ के सिर्फ 2 से डिवाइड होता है। 3 जो है, ये 1 को छोड़ के सिर्फ 3 से डिवाइड होता है। तो ये प्राइम नंबर है। तो इसका मतलब सबसे पहले x क्या है, प्राइम नंबर है। और ये प्राइम नंबर जो है, ये किसको डिवाइड करते हैं, 6 को करते हैं। हाँ जी सर करते हैं, क्योंकि 2 भी डिवाइड करता है 6 को, और 3 भी करता है। तो ये प्राइम नंबर वो वाले हैं जो डिवाइजर हैं 6 के। तो इसकी सेट बिल्डर फॉर्म ये होगी। थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन में लिखा है मैथिक्स। ये तो आपको देख के ही पता चल जाएगा, मैथिक्स लिखा हुआ है। तो ये क्या है, ये सर क्या है, ये हैं लेटर्स इन द वर्ड मैथमेटिक्स। तो आप लिख दोगे सर कि यहाँ पे ये x होंगे, और x क्या है, ये लेटर हैं। कहाँ से लिए गए हैं ये लेटर, ये लेटर लिए गए हैं वर्ड मैथमेटिक्स से। कहाँ से लिए गए हैं, मैथमेटिक्स से। कैसे, MATHE, M फिर से लिखना था लेकिन M रिपीट हो चुका है, नहीं लिखेंगे। A फिर से लिखना था, नहीं लिखेंगे क्योंकि लिख चुके हैं। T फिर से लिखना था लेकिन वो रिपीट हो जाता है, इसलिए नहीं लिखा। फिर I, फिर C और फिर S। तो ये इसकी सेट बिल्डर फॉर्म है। और फोर्थ देखिए, ठीक है। तो ये क्या है, ये सामने दिख रहे हैं, ये ऑड नेचुरल नंबर है। ये क्या है, ऑड नेचुरल नंबर है। तो लिख देंगे x इज एन ऑड नेचुरल नंबर। लेकिन आप बोलेंगे सर ऑड नेचुरल नंबर तो 11 भी होता है, तो उसके लिए हम लिख देंगे लेस देन 10। अब ठीक है, ठीक है, ये सारे ऑड हैं और 10 से छोटे हैं। ठीक है, तो ये इसकी सेट बिल्डर फॉर्म होगी। तो ये इसको आपने इस सेट बिल्डर फॉर्म से मैच कर देना है।
तो इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 1.1 पूरी कंप्लीट होती है। अगर कोई भी क्वेश्चन समझ नहीं आया होगा तो प्लीज़ आप उसे कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करें, मैं अपनी पूरी बेस्ट ट्राई करूंगा उस क्वेश्चन आप तक पहुंच के उस क्वेश्चन को सॉल्व करवाने की। और आपके जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ ये चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आपके साथ उनको भी हेल्प मिले, इस चैनल को सपोर्ट दिखाएं। और साथ में अब हम नेक्स्ट वीडियो में 1.2 की इंट्रोडक्शन करेंगे और 1.2 करेंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखें। थैंक यू।